नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। पीसीएस बाला की तरफ से आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में जो आपने मुझे प्यार दिया उस सब के लिए आपका धन्यवाद। आने वाली क्लासेस आप नोट डाउन करते चलिए, उनके नोट्स बनाते रहिए। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हम वहाँ देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि जब पुर्तगाली भारत आते हैं उनके आने के क्या कारण रहे, आने के बाद उनके भारतीयों के साथ क्या संबंध रहे, उसमें कुछ जो ट्रिक्स हो सकती हैं मैंने आपको बताई। जहाँ जहाँ ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ आप ट्रिक यूज़ करें। जैसे मैंने उनके खाने की वस्तुओं पे बताया कि कौन कौन सी खाने की वस्तुएं या कौन कौन सी व्यापारिक वस्तुएं लाएं, तो उसकी ट्रिक से, उनके गवर्नर की ट्रिक से, वो सब प्रीवियस क्लास में मैं आपको दे चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देख लें। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं। हालांकि फर्स्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने एक ट्रिक बनाई थी, और वो ट्रिक क्या थी उसे देख लेते हैं पहले। वो ट्रिक थी PDEFS। PDEFS आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। पैग डबल हो गया इंग्लिश का और धड़ाम से फिसल गया। पैग डबल हो गया इंग्लिश का, पैग, P फॉर पैग, पैग मतलब आप जो मारते हैं। पैग डबल हो गया इंग्लिश का, पैग डबल हो गया इंग्लिश का, इंग्लिश मतलब इंग्लिश दारू, और धड़ाम से फिसल गया। तो ये आप याद करने की एक ट्रिक है। आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लें, कभी बोतल खोल के बैठ जाएं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ट्रिक और उसके पतन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपनी आ रही है वो है डच। डच के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड जानना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा मैप में चलना होगा। तो मैप पे जब हम देखते हैं तो हमें पता करना होगा कि ये डच कहाँ मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। डच दरअसल आपको मैप में कहीं नहीं मिलेंगे। उनका नाम आपको नीदरलैंड मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? नीदरलैंड। नीदरलैंड के नाम से, पहले उनको हॉलैंड भी जाना जाता था, अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो जब स्पेन और पुर्तगाल के बाद, स्पेन और पुर्तगाल जो अपना प्रसार कर रहे थे, स्पेन ने पुर्तगाल को अपने अंदर ले लिया था। मैं पतन के कारण मैंने बताया कि स्पेन के राजा ने पुर्तगाल को अपने अंदर समाहित कर लिया। जैसे जैसे स्पेन का पतन हुआ इंग्लिश के साथ लड़के, वैसे वैसे पुर्तगाल की कंपनी भी धाराशायी होती चली गई। पुर्तगाली कंपनी धाराशायी होती चली गई। इससे पहले स्पेन के लोगों ने, जो डच लोग थे, उन पे भी थोड़े जुल्म ढाए थे। जुल्म ये ढाए थे कि इन्होंने ज़बरदस्ती इन्हें अपने संग में मिला लिया था। वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। सारे सन वन आपको यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ थोड़ा एक खाका बन जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं ये स्टोरी समझा रहा हूँ। तो इन्होंने ज़बरदस्ती इनको अपने संग में मिला लिया था, और संग से ये अभी आज़ाद हुए थे। स्पेन के संग से ये लोग आज़ाद होकर बाहर आ गए थे, और इनकी पुर्तगाली और स्पेन के लोगों से खास चिढ़ थी। पुर्तगाली का जो पतन हुआ उसका फ़ायदा उठाया डच ने। तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने व्यापार का पूर्वी देशों में प्रसार करेंगे। इसी क्रम में डच अपने जो खोजें हैं उनको पूर्वी देशों तक फैलाना शुरू करते हैं। अब इसी पहलू को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि नीदरलैंड मैप में कहाँ पड़ता है। ये आपका पुर्तगाल है, ये स्पेन है, इसके ऊपर फ्रांस, देन ये आपका बेल्जियम, और उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसे नीदरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ सी है और ये नीदरलैंड का क्षेत्र है। तो ये लोग यहाँ से और पूर्वी देशों में यदि व्यापार करें, यानी यहाँ से कैसे निकलें, ये पूरा यूरोप तो इनके सामने पड़ा है। तो इन्होंने पहले ये जो रास्ता है इनके लिए पहले खुला हुआ था। कैसे खुला हुआ था कि जब व्यापार होता था, कौन सा व्यापार चलता था? स्पेन से चलता था या लिस्बन से चलता था, और वो एंटीवर्प तक जाता था। एंटीवर्प बेल्जियम में पड़ता है। तो ये यहाँ से एंटीवर्प होते हुए पूरे यूरोप में फैल जाता था व्यापार, और एंटीवर्प को कनेक्ट करता था नीदरलैंड का क्षेत्र। तो इन्होंने यहाँ से, यानी नीदरलैंड वालों ने यहाँ से अपना कनेक्शन यहाँ तक मिलाया, और ये बाहर के रास्ते से मतलब ये यहाँ इस रूट से होते हुए, क्योंकि अब जब यहाँ इन्होंने रिवोल्ट कर दिया तो इस रास्ते से तो आएंगे नहीं, ये इस रास्ते से, लंदन वाले रास्ते से यहाँ होते हुए, और ये अपना
इंडिया की तरफ चल देते हैं, इंडियन ओशन को पार करते हैं। क्योंकि पुर्तगाली कंपनी कमज़ोर हो रही है तो उसे ख़त्म करना आसान होगा, उससे ये लड़ाई भी लड़ेंगे, अभी दिखाएंगे हम। तो इनका एक व्यक्ति था, इनका जो पहला यात्री यहाँ से निकला उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। क्या नाम था? कार्नेलिस डी हाउटमैन। लिख लेंगे, हेडिंग पे लगा लेंगे, कार्नेलिस डी हाउटमैन। ये वो व्यक्ति है जो सबसे पहले जावा वाले क्षेत्र में पहुंचता है। अब आपको जावा भी देखना होगा, जावा आपको देखना होगा तो वो मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये जो क्षेत्र है ये पूरा ये सुमात्रा होता है, सुमात्रा के ठीक आगे आपको जावा मिलेगा। जावा में एक जगह है बैंडुआंग, इस जगह पे ये बंदा पहुंचता है। कौन? कार्नेलिस डी हाउटमैन। नाम याद रखेंगे, डी से आपको याद आ जाएगा, वास्को डी गामा, कार्नेलिस डी हाउटमैन, डी दोनों में कॉमन है। तो ये बैंडुआंग पहुंच जाता है। यहाँ के क्षेत्र को देखते हुए वो निर्णय लेता है, यार यहाँ पर व्यापार प्रसार करने के बहुत सारे अवसर हैं। पुर्तगाली कंपनी तो कुछ कर ही नहीं पा रही, क्यों ना हम ही अपना व्यापार कर लें। इनकी दो खासियत थी आगे बढ़ने की। पहली दो खासियत क्या थी? एक तो इन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण कर लिया था। किस चीज़ का? फ्लूट शिप। ये होता है फ्लूट शिप। ये क्या होता है जी? फ्लूट शिप दरअसल वो हल्के जहाज होते थे जिन्हें आसानी से ये सेल कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, यानी ज़्यादा मल्लाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें आसानी से आप चला सकते हैं। तेज गति होती है उनकी। वो भारी जहाज जो पुर्तगाली लोग यूज़ करते थे उनसे बहुत इनको चलाना आसान था। एक तो इनके पास ये अच्छी तकनीक आ गई, दूसरा इन्होंने व्यापारिक संघ का निर्माण कर लिया। कौन से संघ का निर्माण कर लिया? व्यापारिक संघ का। अब व्यापारिक संघ का जब निर्माण हो गया, वो एक ऐसी पहली संस्था बनाई जॉइंट वेंचर कंपनी के नाम से, और उसका नाम रखा 1602 में। इस कंपनी को 1602 में इस कंपनी को सरकार से मान्यता मिल जाती है। इस कंपनी का नाम वैसे आपको याद रखना है, ये इसका लोगो था, VOC इसका नाम था, VOC। तो वेनिगदे ओइस्ट इंडीज कंपनी। आपको नाम पूछेगा नहीं, VOC याद रखना है। तो इस कंपनी का नाम क्या था? VOC। वॉक भी बोलते हैं इसे, वॉक। कब गठन हुआ? 1602 में। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि इंग्लिश कंपनी 1600 में बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी 1602 में बनी, VOC। तो हम पहले ये क्यों कहते हैं कि डच पहले आए? दरअसल ये सच्चाई है कि डच ही पहले आए थे, कंपनी उनकी बाद में बनी थी, अंग्रेजों ने कंपनी पहले बना दी थी। वो लोग दरअसल पूर्व के व्यापार पे एक तरीके से अपने हाथ आजमाने आए थे, और वो हाथ आजमाने में अपना व्यापार का विकास करने लग गए, और उन्हें यहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी कपड़े में। तो भारत से यदि मैं देखूं तो यहाँ जो पूर्वी एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए जो कपड़ा यहाँ से इन्होंने निर्यात किया उसमें इन्हें प्रॉफिट बहुत हुआ। मसाले में तो हुआ, लेकिन भारत से मसाले के साथ साथ हम कपड़ों से भी कमा सकते हैं, ये वाली टेक्निक इन्होंने ही दी। इन्होंने किसने? VOC या डच ने। और यहाँ से कपड़ा बुनवा के ये लोग यहीं कपड़ा तैयार कराते थे, यहीं के सूत और रेशम से कपड़ा बनवा के, और ये अदर कंट्रीज में, अदर एरियाज में सेल किया करते थे। उससे इन्हें मुनाफा तगड़ा हो रहा था। इसके अलावा यहाँ के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट थे, जैसे यहाँ कुछ बंदरगाह रहे, बंदरगाह इन्होंने फिर बनाने शुरू किए। इन्होंने क्या किया कि यहाँ अभी पुर्तगाली
अपना मामला जमाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पूरी तरीके से यहाँ, क्योंकि पुर्तगाली तो गोवा में लास्ट तक रहते हैं। लेकिन जब ये लोग आना शुरू करते हैं, इनके आने का टाइम क्या है, 1602 में कंपनी की स्थापना हो रही है। तो इस टाइम पुर्तगाली तो अभी हैं भारत में, कंपनी तो ख़त्म नहीं हुई। तो इनका पहले जब वो आते हैं तो पुर्तगालियों के साथ पहले भिड़ंत होती है। भिड़ंत मतलब लठमार। इन्होंने अपनी पहली जो कंपनी थी, पहली जो फैक्ट्री थी, वो कहाँ लगाई होगी, आप अनुमान लगाइए। आप एक बात बताओ, आप बाहर से आते हैं और बाहर से आने के बाद आपको यहाँ पता है कि यहाँ कोचीन में इनकी फैक्ट्री है, किसकी, पुर्तगालियों की। कोचीन में यहाँ फैक्ट्री है। फिर उसके बाद कालीकट पे उनका लगभग मतलब प्रभुत्व चलता ही है, भले वहाँ से मनमुटाव है। इधर यहाँ गोवा पे नियंत्रण उन्होंने कर ही रखा है, द्वीप पे यहाँ नियंत्रण है उनका। तो ये क्या करेंगे, क्या इस तट पे यहाँ कंपनी लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। तो ये कोरोमंडल तट की तरफ गए और यहाँ एक जगह पड़ती है मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में जगह है। तो अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में ये लगा देते हैं। तो उस समय 1605 का टाइम था। कितना टाइम था? 1605। तो 1605 में इन्होंने मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, पहली फैक्ट्री लगा दी। क्लियर है? अब दूसरी फैक्ट्री भी वो यहीं के आसपास लगाएंगे। तो दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई उन्होंने? पुलिकट में। कहाँ पे? पुलिकट लेक आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश। ये कब टाइम था? 1610। पुलिकट में, पुलिकट। तीसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। देखो अब 1616 में तीसरी फैक्ट्री फिर इन्होंने लगाई। अब ये गुजरात की तरफ आए और वो कहाँ लगाई? सूरत में। ये पूरा क्षेत्र ले लिया होगा फिर, सूरत में। इस तरीके से इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज का विस्तार करना शुरू किया। इसी क्रम में इनकी लॉटरी लग जाती है। लॉटरी कुछ इस तरीके की कि इनका एक प्रभारी था जिसका नाम था वान खैस्तेजन। क्या नाम था? वान खैस्तेजन। नाम याद नहीं रखना, बस ऐसे ही सुन लीजिए। इस व्यक्ति ने शाहजहां से, शाहजहां मुगल का बादशाह था। देखो मुगलों की एक अलग कहानी रही है। हम जो कहानी देख रहे हैं वो अभी हम देख रहे हैं डच की, यानी यूरोपियन कंपनीज में जहां जहां मुगलों का या किसी अन्य भारतीय शासक का जिक्र होगा वो मैं करूंगा। लेकिन उससे हमें अंदर नहीं जाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस टाइम उसका क्या रोल था, बस। क्योंकि मेन हीरो अभी कौन चल रहा है? कंपनीज चल रही हैं। जब हम मुगल पीरियड पढ़ेंगे तो मेन हीरो कौन होगा? मुगल होंगे। अभी हीरो कंपनियां हैं। तो जब हीरो की बात आती है तो बाकी जो साइड एक्टर होते हैं उनकी बात, उन पर कैमरा कम रखा जाता है। तो शाहजहां से सूरत के प्रभारी ने एक समझौता कर लिया। समझौते में इनकी लॉटरी लग गई। कैसे? अहमदाबाद, बुरहानपुर, भड़ौच, आगरा, बम्बई। कौन कौन सी जगह नोट करो? अहमदाबाद, बुरहानपुर, भड़ौच, आगरा, बम्बई। इन क्षेत्रों में इन्होंने एक साथ 1618 में अपनी फैक्ट्रीज लगा दी। सोचो कहाँ एक एक फैक्ट्री लगाने के लिए लंबा टाइम निकलता है, इन्होंने एक साथ इतनी जगह लगा दी। अब ये सारे क्षेत्र आप जानते होंगे भारत के नक्शे में, आप देख सकते हैं। ये बम्बई हो गया, जैसे ये बम्बई का क्षेत्र हो गया, ये अहमदाबाद गुजरात का क्षेत्र हो गया, बुरहानपुर ये मध्य भारत का क्षेत्र हो गया, और उसके बाद आगरा ये यहाँ यूपी का क्षेत्र हो गया, और भड़ौच भी ये गुजरात का क्षेत्र हो गया। तो इन सब क्षेत्रों में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा दी। जब इन्होंने फैक्ट्री लगानी शुरू की तो इनकी लड़ाई तो होनी थी। किससे हुई? पुर्तगालियों से। कभी कभी क्या होता है कि इंसान में जान कम होती है और अकड़ ज़्यादा होती है। पुर्तगालियों का वही हाल था। वो डच से ये कह रहे थे कि तुमने यहाँ तो अब कंपनी लगा ली है,
इंडोनेशिया मत आ जाना। उनको लगा इंडोनेशिया में कुछ ज़्यादा मामला अच्छा है, वो इंडोनेशिया पहुंच गए। इंडोनेशिया की अब जो कैपिटल है फिलहाल भी जकार्ता है, उसे बैटविया कहते थे। उन्होंने वहीं कब्जा कर लिया डचों ने। अब कब्जा कर लिया, हारना पड़ा क्योंकि कंपनी तो कमज़ोर हो रही थी पुर्तगाली। तो डचों ने बैटविया द्वीप पर भी कब्जा जमा लिया। और ये बात कब की है? 1619 की, 1619 में। और उस समय इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहा जाता था, पुंज या मसालों का पुंज कहा जाता था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा मसाले उत्पादन में लाए जाते थे, उत्पादन किया जाता था उनका। तो जब इंडोनेशिया में ये बैठ गए, अब इधर से भारत से आप जाओ, यहाँ सुमात्रा, जावा, ये पूरा इंडोनेशियन ही वो है। इंडोनेशिया में दरअसल कई सारे द्वीप समूह शामिल होते हैं, और उसमें से जैसे मैंने बताया जकार्ता एक जो समूह है वो शामिल कर लिया। वो मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ये सुमात्रा है, उसके ठीक नीचे ये है जकार्ता, ये है जावा, ये पूरे जो द्वीप हैं ये इंडोनेशिया के नाम से जाने जाते हैं। इसमें बहुत सारे द्वीप समूह शामिल हैं, जैसे सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे ये नए नए जो द्वीप समूह ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब तिमोर, ये सभी द्वीप इसमें इंडोनेशिया में शामिल होते हैं। तो अभी हम जावा पर हैं। बैटविया द्वीप इसे हम कहते थे उस टाइम, तो अभी भी बैंडविंग के नाम से जानते हैं। तो इस द्वीप समूह को इन्होंने हथिया लिया और इसी को पूर्वी व्यापार का केंद्र बना दिया। पूर्वी व्यापार मतलब जो पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार होगा, इन सब देशों के साथ, भारत सहित, उसका केंद्र बना दिया इन्होंने इंडोनेशिया को। यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे चलते हैं। अब इन्होंने कंपनियां तो स्थापित कर ली, यानी फैक्ट्रियां तो बना ली। इन फैक्ट्रियों में करोगे क्या? ये बात डचों को अपने दिमाग में सताने लगी। अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अलग अलग फैक्ट्रियों पे, जैसे मछलीपट्टनम की फैक्ट्री रही, यहां देखें, जैसे मान लो यहां मछलीपट्टनम में जैसे फैक्ट्री लगाई, थोड़ा ऊपर, तो इस फैक्ट्री से नील का उत्पादन होता था। फिर एक और फैक्ट्री लगाई थी, पुलिकट। पुलिकट में यहां क्या, पुलिकट में इन्होंने अपनी मुद्रा छापनी शुरू कर दी। ये क्या मामला हुआ? अपनी मुद्रा क्यों छाप रहे हो भाई? दरअसल ऐसा था, ये लोग भारत से व्यापार कर रहे थे, बोलो कर रहे थे। व्यापार जब करोगे तो आपको अपने देश से कुछ ना कुछ तो साधन लेके आना पड़ेगा, जिसके बदले आप यहाँ की वस्तुएं खरीद सकें। बिल्कुल सही बात है। यहाँ की वस्तु आप खरीदोगे कब? जब उनको उन वस्तुओं के बदले कुछ ना कुछ दोगे तो सही। इन्होंने यहीं एक मुद्रा बनानी शुरू कर दी जिसका नाम था पैगोडा। और इस समय विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पैगोडा। इन्होंने सोचा कि यहाँ के लोग ऐसे तो हमारी मुद्रा को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। इन्होंने क्या किया? उसमें भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति बना दी। कौन सी मुद्रा? क्या पहली मुद्रा कौन सी निकाली? पैगोडा। और कौन से भगवान बनाए? पहले लक्ष्मी बनाए, पहले लक्ष्मी जी की बनाई थी, फिर उनको हटा दिया था जब आपत्ति दर्शाई, तो वेंकटेश्वर, विष्णु भगवान जिन्हें हम कहते हैं, तिरुपति, क्योंकि पुलिकट के आसपास ही तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तो वेंकटेश्वर की जो मुद्रा है वो उस पर छापनी शुरू कर दी। अब इजीली एक्सेप्टेबल हो गई वो,
दिमाग पूरा लगा रहे, धर्म का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ। फिर इन्होंने क्या किया, ये बंगाल की तरफ बढ़े। बंगाल में एक जगह है पीपली, बंगाल में एक जगह है, यहाँ से ये गए तो ये वाला, पहले बंगाल और बांग्लादेश एक ही था, तो यहाँ एक जगह है पीपली। ये जो क्षेत्र है, जो पिपली या पीपली जो क्षेत्र है, वो कपड़ा और सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कपड़ा और सिल्क बंगाल के पिपली क्षेत्र में उत्पादन करवा के और वहाँ से ये निर्यात करने लगे, बंगाल तक फैल गए, व्यापार भी मिल रहा है। फिर इनका जो रुख होता है वो मध्य गंगा घाटी, यदि आप इसे देखें तो मध्य गंगा घाटी, इस पूरे रीजन में यहाँ से ये नील निकलवाने लगे, नील का उत्पादन कराने लगे। और गुजरात और बिहार, इन दोनों क्षेत्रों से साल्ट पीटर या सोरा, इसका निर्माण करवाने लगे ये लोग। गुजरात और बिहार दोनों से सोरा या साल्ट पीटर उस समय कहते थे, इसका निर्यात करने लगे। तो इन्होंने केंद्र बना लिए कि मछलीपट्टनम से हम निर्यात करेंगे नील को, और नील का उत्पादन करेंगे मध्य गंगा घाटी में। सिल्क और जो सूती कपड़ा है वो उत्पादन करवाया जाएगा कहाँ, बंगाल के क्षेत्र में, पीपली में फैक्ट्री लगा दी, और उसका निर्यात कहाँ से करेंगे, गुजराती तटों से कर देंगे। फिर यहाँ सोरा उत्पादन बंगाली क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में और गुजरात के क्षेत्र में, और यहीं से फिर ये निर्यात किया जा रहा है। तो इनके दो काम थे, पहला फैक्ट्री को स्थापित करना, दूसरा उन्हें किलाबंद करना। किलेबंद करने की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि पुलिकट एकमात्र ऐसी फैक्ट्री थी जो इन्होंने लगाई जिसे किलेबंद किया था इन्होंने। अच्छा, इसे किलेबंद क्यों किया होगा, कॉमन सेंस लगाओ, याद भी हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात यह है कि जहां से आप मुद्रा ढाल रहे हैं वहां चोरों का, डकैतों का हमला हो सकता है, और चोर डकैतों को ये लोग मानते थे कि भारत में चोर डकैत बसे हुए हैं, तो उसे ही किलेबंद कराएंगे ना। तो इन्होंने पुलिकट को किलेबंद कराया, वहाँ से दो मुद्राएं भी निकाली। पहली मुद्रा मैंने आपको क्या बताई, पहली मुद्रा पैगोडा। दूसरी मुद्रा क्या निकाली, दूसरी मुद्रा इन्होंने निकाली फैनम। दूसरी मुद्रा का नाम क्या था, फैनम। तो यहाँ से दो मुद्राएं निकाली। ये यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे इनके आने का क्रम है। दरअसल यहाँ से मेंस का क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इनका कोई गवर्नर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने व्यापार कहाँ किया है, कौन कौन सी जगह पे इनकी फैक्ट्रीज थी, मछलीपट्टनम, पुलिकट, पैगोडा, पीपली, इधर बुरहानपुर, अहमदनगर, ये सब, सूरत, ये सब जगह आपसे पूछ लेता है किन जगहों पे इनकी फैक्ट्री थी। कोचीन, कोचीन में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी 1663 में। तो ये बातें जो थी वो डच के बारे में थी, लेकिन क्लास ख़त्म करने से पहले एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो जब डच आना शुरू करते हैं, डच को वहीं से लेते हैं, पीडी, ईडी, पीडी, ईडी, एफएस, पैक डबल कर लिया इंग्लिश का, धड़ाम से फिसल गए। यहाँ हम डच की बात कर रहे हैं। कौन सा व्यक्ति पहले आया, कार्नेलिस डी हाउटमैन। कब आया, 1596 में। कहाँ पे आया, सुमात्रा या बेंटुआंग, सुमात्रा ही नाम रख लेंगे, सुमात्रा या बेंटुआंग, जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था, इस तरीके से। फिर आगे हम चलें तो पहली बार कंपनी कब आती है, 1602 में। कंपनी का नाम वीओसी। फिर हमने क्या देखा, व्यापार कहाँ से कर रहे हैं,
भारत में कहाँ कहाँ से? पहली मछलीपट्टनम, पहली कंपनी 1605। दूसरी कंपनी कहाँ लगाई? पुलीकट में। पुलीकट कब? 1610। पुलीकट से ये मुद्राएं छापनी शुरू करते हैं। मुद्राएं कौन कौन सी? पहली पैगोडा, दूसरी फैनम। पैगोडा पे किसके चित्र थे? वेंकटेश्वर और लक्ष्मी। और पुलीकट से क्या करते थे ये लोग? किलाबंद फैक्ट्री, एकमात्र भारत की जो एकमात्र किलाबंद फैक्ट्री थी वो पुलीकट ही थी। पुलीकट में गोल्डरिया जो जगह थी वहां पे। फिर हमने देखा सूरत। मछलीपट्टनम के बारे में एक और बात रह गई कि यहाँ से क्या निर्यात करते थे? नील का निर्यात करते थे। नील का निर्यात, नील का निर्यात। फिर उसके बाद हमने देखा सूरत में 1616। फिर 1618 में इनकी लॉटरी लगती है शाहजहां के साथ। तो बुरहानपुर, अहमदाबाद, बम्बई, आगरा। इन जगहों पे 1618 में फैक्ट्री लग जाती है। फिर 1627 में बंगाल के पिपली या पीपली जगह पे ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। उसके बाद 1653 में चिंसुरा। फिर 1653 में चिंसुरा जो बंगाल में एक जगह है, चिंसुरा में एक फोर्ट का निर्माण कराते हैं। चिंसुरा 1653 यहाँ एक फोर्ट का निर्माण कराते हैं। और सबसे अंत में कपड़ा उत्पादन के लिए एक केंद्र बनाते हैं, उसका नाम था पोर्टो नोवा। ये यदि भारत का मैप है तो यहाँ तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है पोर्टो नोवा। इस जगह पे ये कपड़ा उत्पादन केंद्र बनाते हैं। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। फिर आगे अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाएं और इन सारी बातों को नोट्स के फॉर्म में रखें। ये सारी के सारे जो पॉइंट हैं वो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही मिलेंगे। तो दिल थाम के सुनने के लिए और पेशेंस बनाए रखने के लिए धन्यवाद।